नॉर्सेट एग्ज़ाम क्या होता है, नॉर्सेट एग्ज़ाम से क्या बनते हैं, नॉर्सेट एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, नॉर्सेट के लिए कैसा पेपर पैटर्न होता है, क्या मार्किंग स्कीम होती है, इसके बाद कितनी सैलरी मिलती है, कौन से बच्चे दे सकते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉर्सेट के बारे में। नॉर्सेट के बारे में इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अगर आपने बीएससी नर्सिंग की है, करने वाले हो या कर रहे हो, और जीएनएम की है, करने वाले हो या कर रहे हो, तो ये एग्ज़ाम आपके लिए बहुत महत्व रखता है। सो नॉर्सेट एग्ज़ाम के बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नॉर्सेट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। बच्चों, ये एक एग्ज़ाम है, या एक तरह से कह सकते हो ये एक वैकेंसी है। नॉर्मली क्या होता है, आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसके बाद आपको कोई कोर्स मिलता है, कोई कॉलेज मिलता है, आप उसमें एडमिशन लेते हो, फिर अपना कोर्स कंप्लीट करते हो। पर ये ऐसा नहीं है। नॉर्सेट एग्ज़ाम क्या है, नॉर्सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आप एम्स जैसी संस्था में नर्सिंग ऑफिसर बनते हो। ना ही केवल एम्स में, बल्कि बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आप नर्सिंग ऑफिसर बनते हो। कौन कौन सी जगह आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो, एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो सभी एम्स, जितने भी एम्स हैं उनमें हर साल वैकेंसी निकलती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। हर एक साल वैकेंसी निकलती है। ये पर ईयर का एग्ज़ाम है। ऐसा नहीं है कि आज हुआ, इस साल हुआ तो अगले 3-4 साल बाद होगा, ऐसा नहीं है। ये वैकेंसी हर साल निकलती है और इसमें आपके एम्स आ जाते हैं। सभी के सभी एम्स जो है, टोटल 19 एम्स में अक्सर वैकेंसी निकलती रहती है नर्सिंग ऑफिसर के लिए। ठीक है। और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि आरएमएल हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, ये जो दिल्ली के सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, उन सब में मौका मिलता है कि आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर काम कर सको। और यहाँ पे सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80,000 से स्टार्ट होती है बच्चों। मैं एग्जैक्ट सैलरी भी आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। देखो, एग्जैक्टली जो बेसिक सैलरी होती है वो तो 44,900 यानी कि लगभग 45,000 के लगभग होती है। इसके बाद आपको कई सारे अलाउंस मिलते हैं, एचआरए मिलता है, आपको बहुत सारे अलग अलग क्रेडिट्स मिलते जाते हैं। सो टोटल मिला करके अगर मैं सैलरी बताऊँ, टोटल मंथली सैलरी 79,000 के अप्रॉक्स बनती है। तो आप कह सकते हो 80,000 के अप्रॉक्स आपकी सैलरी रहेगी। ये आपकी स्टार्टिंग से ही होती है। जैसे ही आप नॉर्सेट क्वालिफाई करते हो उसके बाद आपकी ये जॉब लग जाती है। नॉर्सेट क्वालिफाई करने का मतलब कि आपकी जॉब लग गई। ठीक है। बाकी जो एग्ज़ाम मैंने अभी तक बताए हैं उन सब में क्या होता है, वो क्वालिफाई करने के बाद आपको कोई कोर्स करना पड़ता है। लेकिन नॉर्सेट ऐसा एग्ज़ाम है जिसे क्वालिफाई करने के बाद आपकी तुरंत जॉब लगेगी। अब बात आती है इसे कौन कौन बच्चे दे सकते हैं। सो देखो बच्चों, अगर आपने बीएससी नर्सिंग किया है, ठीक है, अगर आपने क्या किया है, बीएससी नर्सिंग कर लिया है, या आप बीएससी नर्सिंग के फाइनल ईयर में हो, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। दूसरी बात, अगर आपने जीएनएम किया है और जीएनएम करने के बाद 1 साल कम से कम कहीं हॉस्पिटल में आपने प्रैक्टिस कर रखी है जहाँ पे कम से कम 50 बेड्स हों। 50 बेड कहने का मतलब वो हॉस्पिटल बड़ा हो, अच्छा खासा बड़ा हो, 50 बेड वाला हॉस्पिटल हो। ठीक है, उसमें आपने एज अ नर्स काम किया है, ठीक है, तो आप नॉर्सेट एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। सो जीएनएम वालों को 1 साल का एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। ठीक है, 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करेंगे तभी वो नॉर्सेट के लिए एलिजिबल है। तीसरा इसमें क्या है कि अगर आपने जीएनएम करने के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लिया तो भी आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो आपको फिर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। या तो आप जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लो, या तो जीएनएम के बाद 1 साल का कहीं प्रैक्टिस कर लो 50 बेड वाले हॉस्पिटल में। चाहे वो हॉस्पिटल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम 50 बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल होना चाहिए। ठीक है। या फिर आपने एमएससी नर्सिंग कर रखी है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपका कुछ साल का गैप रहा है तो भी आप एलिजिबल हो, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एज लिमिट दे रखी है, उस एज लिमिट के बीच का आपको होना चाहिए। ठीक है, एज लिमिट क्या है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो एज लिमिट आपके लिए है 18 से 30 साल। ठीक है, 18 से 30 साल के बीच आप की अगर एज है तो आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आप जनरल हो। अगर आप ओबीसी हो तो 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया, यानी कि 18 से लेकर के 33 साल तक अगर आप हो तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हो।
जो तीसरा है वो है SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि 18 साल से 35 साल के बीच हो तो भी आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। नेक्स्ट है आपका PWD को 10 से 15 साल तक की रिलैक्सेशन दे रखी है, यानी कि 18 से 45 साल के अगर बीच में हो आप तो भी आप नॉर्सेट का एग्ज़ाम दे सकते हो। सो ये एज रिलैक्सेशन की बात हो गई और एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब एक बहुत कॉमन डाउट आता है कि क्या गर्ल्स इसे दे सकती हैं, क्या बॉयज़ इसे दे सकते हैं? तो हाँ बच्चों, ये वैकेंसी गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों के लिए है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को मौका मिलता है कि एम्स जैसी संस्था में या सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में एज अ नर्स काम कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि 80% सीट्स गर्ल्स के लिए होती हैं, 20% सीट्स यहाँ बॉयज़ के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये 80 और 20 का रेशियो चलता है। नेक्स्ट बात करूँ, ये एग्ज़ाम जो आपका है ये बहुत पहले नहीं होता था, ये आपका पिछले 7-8 सालों से हो रहा है। सो ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इस साल 2024 में, वो आपका 7th नॉर्सेट का एग्ज़ाम है। और अगर आप 2025 में देने वाले हो तो वो आपका 8वां नॉर्सेट का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सो नॉर्सेट के एग्ज़ाम के थ्रू आप डायरेक्टली नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। क्वालिफाई करने के बाद आपकी डायरेक्ट जॉब लगेगी और गवर्नमेंट जॉब लगेगी। 80,000 रुपये तक की आपकी सैलरी होगी मंथली। ठीक है, अच्छा आगे बात कर लेते हैं नॉर्सेट एग्ज़ाम कैसे होता है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो बच्चों, पिछले कुछ सालों तक नॉर्सेट एग्ज़ाम का एक पेपर होता था, लेकिन अब इसके 2 पेपर कर दिए गए हैं, एक प्री और एक मेंस। प्री में आप क्वालिफाई करोगे तभी आप मेंस में जा सकते हो। प्री का मेरिट मार्क्स नहीं काउंट किए जाएंगे, मतलब मेरिट लिस्ट बनाने में, लेकिन प्री में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आप मेंस में नहीं जा सकते। प्री में क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। देखो, प्री के क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, सो क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल और EWS के लिए, ठीक है, चाहे आप जनरल हो या जनरल EWS हो, तो 50% मार्क्स होने चाहिए तो आप क्वालिफाई कहलाओगे। और अगर मैं बात करूँ जनरल PWD, अगर कोई जनरल का कैंडिडेट है पर वो PWD से बिलोंग करता है, सो उसकी 45% तक है तो भी चलेगा। अगर आप OBC हो तो भी आपका 45 परसेंटाइल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर आप OBC में भी PWD कैटेगरी से हो, ठीक है, यानी कि फिजिकली आप इम्पेयर्ड हो, तो आपका 40% तक है तो भी चलेगा। SC/ST का भी 40%, और आपका जो SC/ST में PWD आते हैं, यानी कि SC PWD या ST PWD, उनके लिए 35%। ठीक है, इतने तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो। प्री में इतने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, इतने % आपको लाने पड़ेंगे, उसके बाद ही जा कर के आप मेंस में एलिजिबल होगे। ठीक है, सो प्री और मेंस का एग्ज़ाम कैसे होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो, प्री और मेंस दोनों ही एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों ही एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है -1/3 की। ठीक है, -1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा और 100 क्वेश्चंस आएंगे। अगर मैं बात करूं प्री की, तो प्री में 100 में से 80 क्वेश्चन नर्सिंग सब्जेक्ट बेस्ड होंगे, यानी जो नर्सिंग में पढ़ाया गया है आपको BSc नर्सिंग में, उसी से रिलेटेड होंगे। और पिक्टोरियल ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिनारियो बेस्ड। जैसे मान लो आपको कंडीशन दे दी गई कि ये हालत है पेशेंट की, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप फर्स्ट एड के तौर पे क्या करोगे? या फिर आपको कोई चीज़ का इमेज दे दिया, बोला जाएगा ये क्या है, इसको तो मतलब ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर आपको टिक करना रहेगा कि ये क्या है। ठीक है, पिक्चर दिया रहेगा और उससे रिलेटेड ऑप्शंस दिए रहेंगे, आपको उसको टिक करना रहेगा। सारा का सारा MCQ होता है, MCQ बेस्ड होता है, ये आपका रिटन टेस्ट नहीं होता। MCQ मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अच्छा, सो आपके नर्सिंग सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे 80 क्वेश्चंस, और बाकी के 20 क्वेश्चंस इंग्लिश, GK, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सबसे मिला जुला करके आएंगे 20 क्वेश्चंस। ठीक है, आप मेनली नर्सिंग सब्जेक्ट बेस पे फोकस करना, क्योंकि नर्सिंग सब्जेक्ट बेस भी आपका स्ट्रॉन्ग है तो भी आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे। ठीक है, और दूसरी बात करूँ मेंस की, तो मेंस में सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं। सो आपका नर्सिंग सब्जेक्ट पढ़ने का 2 मोटो हो गया, एक तो प्री क्वालिफाई करने का और एक आपका मेंस क्वालिफाई करने का। प्री और मेंस दोनों में क्वालिफाई होगे तभी जाके आपकी जॉब लगेगी। आपने सिर्फ प्री क्वालिफाई किया, मेंस में छट गए तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। ठीक है, प्री देना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस देना पड़ेगा, मेंस क्वालिफाई होगा, उसके बाद आपकी जॉब लगेगी।
ठीक है। मेंस के मार्क्स के बेस पे मेरिट बनती है, उस मेरिट में मान लो जितने भी वैकेंसीज आई हैं, मान लेते हैं 100 वैकेंसीज आई हैं, सो उस मेरिट लिस्ट में जो टॉप 100 पे रहेंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, एक तरह से कट ऑफ, इसकी कट ऑफ डिसाइड होती है, डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी निकली है, कितनी सीट्स की। हर साल सीट्स अलग अलग निकलती हैं, लेकिन इतना जानो कि निकलती ज़रूर है। ठीक है, तो वो सीट्स रिलीज़ होती हैं और उसके बाद प्री जो एग्ज़ाम होता है उसमें उस सीट के 10 गुना बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो 100 सीट्स निकली हैं तो लगभग 1000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाएगा प्री में, और उसके बाद जो मेंस देंगे उसमें से 100 बच्चों को छांटा जाएगा उन सीट्स के लिए। ठीक है, अच्छा, सीट कहने का मतलब वैकेंसी, ओके, वो जॉब वैकेंसी। और बात कर लेते हैं कि देखो प्री में क्या है, 100 क्वेश्चन आएंगे, मेंस में भी 100 क्वेश्चन आएंगे, -1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। प्री में नर्सिंग सब्जेक्ट बेस्ड 80 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन जीके, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मेंस में 100 के 100 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग सब्जेक्ट बेस्ड ही होंगे। सो ये हो गया आपका पेपर पैटर्न की बात। ठीक है, और आपको 90 मिनट मिलेगा पेपर सॉल्व करने के लिए, 90 मिनट प्री में भी, 90 मिनट मेंस में भी। ठीक है, यानी कि 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास पेपर सॉल्व करने का। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ओके, अच्छा, आगे हम बात कर लेते हैं कि इस तरह के और कौन से एग्ज़ाम होते हैं नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छे हॉस्पिटल में। सो इसके लिए 2 और बहुत ही फेमस एग्ज़ाम है, PGIMER और जिपमर। ठीक है, ये दोनों भी बहुत ही फेमस हॉस्पिटल्स हैं, ये भी अपना नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम कराते हैं, अपना खुद का करवाते हैं। ये एम्स के अंतर्गत नहीं आते, नॉर्सेट के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन ये दोनों अपना खुद का एग्ज़ाम कराते हैं। लेकिन ये दोनों भी बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट हैं। बस प्रॉब्लम ये है ये दोनों साउथ के हैं। ठीक है, सॉरी, PGIMS चंडीगढ़ का है और जो जिपमर है वो साउथ का है। जिपमर को मैं ज़्यादा अच्छा रैंक दूंगी एज़ कम्पेयर टू PGIMR। ठीक है, अच्छा, एक और बात हम कर लेते हैं कि इसका फॉर्म कब आता है, क्योंकि फॉर्म आपको जानना होगा कि इसका फॉर्म कब आता है। तो फॉर्म एग्ज़ाम के लगभग 1 महीने पहले आ जाता है, और इसका जो प्री का एग्ज़ाम है, मैं अगर इस साल की बात करूं सो 15 सितंबर को होने वाला है, और मेंस का एग्ज़ाम 4 अक्टूबर को होने वाला है। यानी कि प्री और मेन में ज़्यादा गैप आपको मिलता नहीं है, 15 से 20 दिन का आपको गैप मिलता है। ठीक है, सो सितंबर अक्टूबर में इसके एग्ज़ाम्स होते हैं और लगभग अगस्त में इसके फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, सो आप इसके फॉर्म को भर सकते हो अगर आप BSc नर्सिंग के 4th ईयर में हो या BSc नर्सिंग पास आउट कर चुके हो। अगर हम फॉर्म फीस की बात करें तो फॉर्म फीस जनरल एंड OBC के लिए 3000 रुपये है, लेकिन अगर आप SC ST हो या जनरल का EWS हो तो आपके लिए फॉर्म की फ़ीस 2400 रुपये है, और अगर आप PWD हो तो आपके लिए कोई फ़ीस नहीं है। चाहे आप जिस भी कैटेगरी के PWD क्राइटेरिया से हो, आपके लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी। सो ये नॉर्सेट की पूरी जानकारी थी बच्चों। मैंने नॉर्सेट के बारे में A to Z सब कुछ बता दिया। नॉर्सेट एग्ज़ाम क्या है, ये एक तरह की सेंट्रल वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। इस पे आज सैलरी कितनी मिलती है, 80,000 रुपये महीना मिलती है। क्या ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है? हाँ बिल्कुल गवर्नमेंट वैकेंसी है। क्या ये हर साल निकलती है? हाँ बिल्कुल हर साल निकलती है। क्या इसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है? हाँ एग्ज़ाम देना पड़ता है। हाँ एक और बात, ये एग्ज़ाम इंग्लिश में ही होता है बच्चों, हिंदी में एग्ज़ाम नहीं होता है ये। ठीक है, ये एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं। फॉर्म कब आते हैं? फॉर्म आपके अगस्त में आते हैं। एग्ज़ाम कब होता है? सितंबर अक्टूबर में एग्ज़ाम होता है प्री और मेंस का। ठीक है, सो ये सारी कुछ बेसिक जानकारी है। मैंने आपको फॉर्म फीस भी बता दी, मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया कि सिलेबस में आपका जो BSc नर्सिंग का सिलेबस है, ठीक है, BSc नर्सिंग में जो आपने पढ़ रखा है वही आपका मेंस में भी आएगा, वही आपका प्री में भी आएगा, उससे बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा। और जो रीजनिंग, जीके और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है उसके लिए आप हल्के फुल्के कुछ वीडियोस के थ्रू प्रैक्टिस कर लेना, उतना इनफ रहेगा। ठीक है, मेन आपका फोकस होना चाहिए नर्सिंग सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पे, उसमें आप मात नहीं खाने चाहिए। ठीक है, वही आपकी मेरिट डिसाइड करेगी। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप BSc नर्सिंग के बारे में सोच रहे हो तो आपका टारगेट आगे चल करके नॉर्सेट ही होना चाहिए। नॉर्सेट नर्सिंग के फील्ड में सबसे अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है, क्योंकि एम्स में एज अ नर्स काम करना बहुत कम लोगों को चांस मिलता है, और वो चांस नॉर्सेट के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि बॉयज़ कहाँ से BSc नर्सिंग कर सकते हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं बॉयज़ के लिए BSc नर्सिंग करने के लिए, तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप बॉयज़ के लिए नर्सिंग में करियर स्कोप जानना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। और अगर आप इन जनरल नर्सिंग का करियर स्कोप जानना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में बता दिया है, गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों के लिए।
अब अगर आपको पैरामेडिकल पे भी इस तरह की वीडियो चाहिए कि पैरामेडिकल्स पे भी मैम डिटेल वीडियो बनाओ, तो उसके लिए आप कमेंट कर देना, मैं पैरामेडिकल पे भी आपको बहुत जल्द वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।